नमस्कार दोस्तों। डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कनाडा से दुनिया के लिए सबसे इम्पोर्टेंट खबर है। जी हाँ, कभी कभी लगता है कि दुनिया में अभी भी कुछ अच्छा हो सकता है। जस्टिन ट्रूडो तो चले गए, नए प्रधानमंत्री आ रहे हैं, मार्क कार्नी। जी हाँ, मार्क कार्नी। अब उनके बारे में चर्चा क्यों? उन्हें देखो तो मनमोहन सिंह की याद आती है। जी हाँ, मनमोहन सिंह की इसलिए कि एक बार फिर से दुनिया के पर्दे के ऊपर एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री, इकोनॉमिस्ट मार्क कार्नी कनाडा के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। या ये कहूं कि मनमोहन सिंह टू हैज अराइव्ड। जी हां, एक बार फिर से मनमोहन सिंह का उदय हुआ है, लेकिन इस बार इंडिया में नहीं, कनाडा में। जैसे हमारे मनमोहन सिंह जी पढ़े लिखे थे, विद्वान थे, इतने ही बड़े विद्वान मार्क कार्नी हैं। 1965 में जन्मे। वैसे लिबरल पार्टी ने उनको 1,52,000 मतों में से 86% मतों के साथ चुना, लेकिन उनके साथ कुछ चीजें ऐसी हैं जिसे देख के आपको बरबस, क्या कहते हैं ना, कि मनमोहन सिंह की याद आ जाएगी। 1965 में वो पैदा हुए थे, आज तक कभी इलेक्शन नहीं जीते। अब देखिए सिमिलैरिटी, देखिए मनमोहन सिंह की और उनकी। आज तक कभी भी वो इलेक्शन नहीं जीते हैं। हार्वर्ड से पढ़े लिखे हैं, 13 साल गोल्डमैन सैक्स में काम किया है। मुझे लगता है कि शायद ये अपने आप में अद्भुत है कि एक व्यक्ति जो हार्वर्ड से एजुकेटेड है, आज तक कभी इलेक्शन नहीं जीता मनमोहन सिंह की तरह, और बाद में फिर 13 साल गोल्डमैन सैक्स में काम करता है। 2003, आज से 22 साल पहले, ये शख्स बैंक ऑफ कनाडा के डेप्टी गवर्नर बनते हैं। अब बैंक ऑफ कनाडा क्या है? जैसे भारत के अंदर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ऐसे ही कनाडा के अंदर उसे बैंक ऑफ कनाडा कहते हैं। और ब्रिटेन में जैसे भारत में आरबीआई है, उसे बैंक ऑफ इंग्लैंड कहा जाता है। यानी कि जो बैंक, सेंट्रल बैंक जिसको कहते हैं, फेडरल बैंक भी कहते हैं, जो करेंसी नोट इशू करते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी बनाते हैं। कमाल की बात है कि 2003 में वो बैंक ऑफ कनाडा के डेप्टी गवर्नर बनते हैं। 2004 में वो वित्त मंत्रालय में आते हैं। मनमोहन सिंह की जर्नी देखिए, वो भी आरबीआई में जाते हैं और फिर वो फाइनेंस मिनिस्ट्री में आते हैं और फिर फाइनेंस मिनिस्टर भी बनते हैं। लेकिन मार्क कार्नी जो है 2004 में फाइनेंस मिनिस्ट्री में एक बड़ी जिम्मेदारी देते हैं, और उसके बाद 2008 में फिर वो गवर्नर बनते हैं, और 2008 में वो बैंक ऑफ कनाडा के गवर्नर बन जाते हैं, जैसे इंडिया में आरबीआई है। अब यहां पे थोड़ा सा मामला अलग होता है। गजब के आदमी साहब मार्क कार्नी। 2013 में वो बैंक ऑफ इंग्लैंड के पहले गैर ब्रिटिश गवर्नर बनते हैं। दुनिया में पहले ऐसे आदमी जो 2 देशों के सेंट्रल बैंक्स के गवर्नर रहे। ये मनमोहन सिंह नहीं रहे भाई। यहां पर मनमोहन सिंह भारत की आरबीआई के तो रहे और साथ में फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे, लेकिन मार्क कार्नी जो थे वो ना केवल बैंक ऑफ कनाडा के गवर्नर रहे, बल्कि बैंक ऑफ इंग्लैंड के भी गवर्नर बने। ये पहले व्यक्ति हैं जो G7 के, जो 7 सबसे पावरफुल देश हैं, G7 के 2 देशों के सेंट्रल बैंकों के गवर्नर रह चुके हैं। गजब की एक किस्म से क्वालिफिकेशन है साहब। और 2020 में उन्होंने बैंक ऑफ इंग्लैंड छोड़ा। उसके बाद वो फाइनेंस और क्लाइमेट के, जो क्लाइमेट चेंज है, उसमें वो संयुक्त राष्ट्र संघ के एम्बेसडर बनते हैं। आप सोचिए, he became the ambassador on the finance and the climate change in the United Nation Organization। साहब, ये देखकर तो मुझे सिर्फ और सिर्फ मनमोहन सिंह की याद आती है और कुछ नहीं। यानी कि मनमोहन सिंह जैसा ही एक व्यक्तित्व, एक बड़ा सौम्य किस्म का, और फिर कार्नी का
कार्नी क्या कहते हैं कि हम फिर से अमेरिका के साथ बातचीत कर सकते हैं और बातचीत का रास्ता ही एकमात्र रास्ता है। कमाल की बात है कि 9 साल का ट्रूडो का राज खत्म हुआ और मार्क कार्नी आते हैं तो उनके आने से कनाडा में खुशियां छा जाती हैं। मुझे लगता है कि कनाडा ही नहीं, पूरी दुनिया में खुशियां छा गई हैं। अब भारत के बारे में भी बयान आ गया उनका। अब देखिए, वो एक पॉलिटिशियन नहीं है, वो राजनीतिज्ञ नहीं है, वो तो राजनीतिज्ञ की तरह, ट्रूडो की तरह बयान नहीं देंगे। उनके बात करने का अंदाज वही है जो मनमोहन सिंह का अंदाज है। वो कहते हैं भारत के साथ हमारे रिश्ते हमेशा से अच्छे रहे हैं, व्यापारिक रिश्ते भी रहे हैं, सौहार्दपूर्ण रिश्ते भी रहे हैं, और कहीं ना कहीं हम फिर से अगर कहीं बात बिगड़ी है तो बातचीत से उसे ठीक कर लेंगे, और उन्हें अगर मौका मिलता है तो भारत और कनाडा के संबंधों को सुधार कर पटरी पर ले आएंगे। ये अपने आप में मुझे लगता है कि बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। उनके स्टेटमेंट के अंदर मुझे मनमोहन सिंह की खुशबू आ रही है। वो कहते हैं कनाडा समान विचारधारा वाले देशों के साथ अपने व्यापारिक संबंधों में विविधता भी लाना चाहता है, और भारत के साथ संबंध बनाने के बहुत से अवसर हैं। हम साझा मूल्य लेके चलेंगे, और मैं इस मौके को चूकना नहीं चाहता। इसका मतलब कि आई एम ईगर टू इंप्रूव द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड कनाडा। हालांकि निज्जर के केस को लेके काफी तल्खियां भी हुई हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उनका कहना है कि बहुत सारी चीजें हैं दुनिया में जो हुई हैं, लेकिन हमें भविष्य की ओर देखना है। जो गुजर गया सो गुजर गया। कहते भारत के साथ संबंधों को फिर से बनाने के अवसर मिले हैं, और जो भी हमारे कमर्शियल रिलेशंस हैं या दूसरे रिलेशंस हैं, वहां पर जो हमारे साझा मूल्य हैं, जो हमारी वैल्यूज हैं, हम वैल्यूज को लेकर चलेंगे। और मैं इस रिश्ते को द्विपक्षीय रिश्ते के हिसाब से इंडिया और कनाडा को बहुत अहम मानता हूं। दरअसल 2008 में जैसे मनमोहन सिंह ने भारत को मंदी से बाहर निकाला था, आपको मालूम है 2008 की मंदी बहुत बड़ी थी, वैश्विक मंदी थी, और 2008 में कनाडा को वैश्विक मंदी से बाहर निकालने का श्रेय मार्क कार्नी को ही जाता है। आप सोचिए, ये वो शख्स हैं जो कि लंदन, टोक्यो, न्यूयॉर्क, टोरंटो, सब जगह इन्होंने काम किया है, लेकिन कभी भी कोई इलेक्टोरल पोस्ट नहीं संभाली आज तक। हालांकि मनमोहन सिंह तो फाइनेंस मिनिस्टर बन गए थे, लेकिन कोई इलेक्टोरल पोस्ट नहीं संभाली। ये फाइनेंस मिनिस्टर नहीं बने, लेकिन फाइनेंस के टॉप पदों पर, जो कि बैंक ऑफ इंग्लैंड या बैंक ऑफ कनाडा के गवर्नर के रूप में काम किया। तो मुझे लगता है कि फाइनेंस के इतने बड़े जानकार व्यक्ति और इतने सोबर व्यक्ति का आना सारी दुनिया के लिए बेहतर है, क्योंकि एक मनमोहन सिंह आए थे तो पूरी दुनिया के अंदर चीजें बननी शुरू हो गई थी। और बराक ओबामा कहते थे कि मनमोहन सिंह इज माय गुरु, मैं उनसे सीखता हूं। इस जैसे व्यक्ति से सीखने की जरूरत है, क्योंकि ये पॉलिटिशियन नहीं है, ये इकोनॉमिस्ट है, ये अर्थशास्त्री हैं। और एक और अर्थशास्त्री का प्रधानमंत्री के रूप में आना, वो भी कनाडा के, मुझे लगता है कि इस दुनिया के लिए सबसे सुखद और सबसे बेहतरीन घटना है। हमें इसका स्वागत करना चाहिए। वेलकम मिस्टर मार्क कार्नी इन कनाडा। वेलकम मनमोहन सिंह पार्ट 2। शुक्रिया आपका।